Hello class 11th, good morning and welcome in the third lectures of equilibrium. Today we will discuss conjugated acid base concept, buffer solution, common ion effect and pH scale. Okay, and the first topic of this lecture is conjugated acid base. What is conjugated of acid and base? Conjugated acid and base differ by H आयन, यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे से H आयन में डिफ़र होते हैं। अगर आप किसी एसिड में से एक H आयन को रिमूव कराते हैं तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप बेस में एक H आयन ऐड कराते हैं यानी कि प्लस कराते हैं तो वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लाइक दैट HCl में से अगर आप एक H आयन को रिमूव कराएंगे तो वो Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, बेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप Cl निगेटिव में यानी कि क्लोराइड आयन में एक H आयन को ऐड कराते हैं तो वो HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका एसिड है। यानी कि अगर हम बात करें कि HCl एक पेयर है H आयन का और क्लोराइड आयन का, यानी कि इसमें H आयन जो है वो आप एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और जो आपका निगेटिव आयन होता है वो आपका बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अगर आप इसमें से H आयन यानी कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है उसको रिमूव कराते हैं तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप उस H आयन को ऐड कराते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक दैट H2S में से अगर आप माइनस H आयन करते हैं तो वो S निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका H2S का कॉन्जुगेटेड बेस है। और अगर आप HS निगेटिव में एक पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव आयन को ऐड कराते हैं तो फिर से H2S जो कि एक एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका HS बना था यानी कि HS का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, HS में से एक निगेटिव आयन यानी कि एक पॉजिटिव आयन फिर आप रिमूव करा दीजिए तो वो S निगेटिव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें HS का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, यानी कि उसमें से एक H आयन रिमूव कराने पर जो आपका पार्ट बचेगा वही उसका कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके कॉन्जुगेटेड एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड बेस दिए गए हैं। HCl की बात करते हैं तो HCl का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, HCl में से एक H आयन आप रिमूव कराइए वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, तो HCl का कॉन्जुगेटेड बेस है आपका क्लोराइड आयन। H2SO4 में से एक H आयन रिमूव कराने पर ये HSO4 निगेटिव 1 में बदल जाता है, जो कि उसका कॉन्जुगेटेड बेस है। इन रिएक्शन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इन कॉन्जुगेटेड बेस को आप कॉन्जुगेटेड एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है कि राइट डाउन द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2CO3, तो उस H2CO3 में से एक H आयन आप रिमूव कराइए, जो पार्ट रिमूव कराने पर आएगा वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। इसी तरह से H2CO3 में से एक H आयन रिमूव कराने पर ये HCO3 निगेटिव 1 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। CH3COOH में से एक H आयन रिमूव कराने पर CH3COO निगेटिव बनता है, जो उसका कॉन्जुगेटेड बेस है। इसी तरह से ये आपके डिफरेंट टाइप के एसिड हैं और इधर इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बफर सोल्यूशन। व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप कोई भी एसिड या बेस ऐड करने पर उसकी पीएच में कोई इफेक्ट नहीं देखेंगे, यानी कि द सोल्यूशन ऑन विच एडिशन ऑफ ए एसिड और बेस देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी कि द सोल्यूशन हुज pH almost remains and unchanged after the addition of small amount of acid or base are known as buffer solution। यानी कि जिस सोल्यूशन में हम एसिड या बेस मिलाने पर भी उसकी pH में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं या कोई चेंज हम नहीं देखते हैं, वो सोल्यूशन आपका बफर सोल्यूशन कहलाता है। लाइक दैट अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड वो एक बफर सोल्यूशन का काम करता है। हम डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल लेते हैं जो आपके एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। लाइक दैट हमने कोई जूस पिया या हमने लेमन को खाया, हमने ऑरेंज जूस पिया, वो सब क्या है, इसमें एसिड प्रेजेंट है। उसके बावजूद भी हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच
अनचेंज रहती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हमने एसिड का कोई अमाउंट खाई है और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कितना ही कोई एसिडिक फूड खाएं या कोई बेसिक फूड खाएं, हमारे जो बॉडी की पीएच है, यानी कि ब्लड की जो पीएच है वो अनचेंज्ड रहती है। इसी वजह से कुछ भी खा लेने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारी जो बॉडी का बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, डिसबैलेंस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। न्यूट्रल बफर सोल्यूशन, इट इज़ ए एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये वीक एसिड और वीक बेस से बने साल्ट का एक्वा सोल्यूशन होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह से बफर सोल्यूशन काम कर रहा है। अब देखो, ये जो हमारा साल्ट है CH3COONH4, ये हमारा एक वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसमें यानी कि अगर हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, H आयन। तो H आयन सपोज करो यहाँ पर हमारे आ गए, तो ये H आयन क्या करेंगे, ये CH3COO निगेटिव वाले पार्ट से क्या कर जाएंगे रिएक्शन, तब क्या बना लेंगे CH3COOH, तब भी ये वीक एसिड ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें एसिड डालें या बेस डालें तब भी ये पहले जैसा ही, यानी कि जिन एसिड से ये रेडिकल्स या ये साल्ट आया है वही एसिड हमारे पास बनेंगे। तो पहले भी पीएच वही थी और एसिड या बेस मिलाने पर भी पीएच वही रहेगी, तो इसलिए ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन। इट इज़ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड द साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये किसका एक्वा सोल्यूशन होता है, ये एक वीक एसिड और एक ऐसे साल्ट का एक्वा सोल्यूशन होता है जो आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। लाइक दैट CH3COOH एक वीक एसिड है प्लस CH3COON, ये एक ऐसा साल्ट है जो वीक एसिड CH3COOH और NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। अगर हम इसमें कोई एसिड और या कोई बेस मिलाते हैं तो इस सोल्यूशन का जो pH होता है वो अनचेंज्ड रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट है बेसिक बफर सोल्यूशन। इट इज़ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड द साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि NH4OH प्लस NH4Cl। ये सोल्यूशन जो है वो आपका बेसिक बफर सोल्यूशन का काम करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। ये आपके 3 टाइप्स के बफर सोल्यूशन हो गए। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि हमारी बॉडी में, जो मैंने अभी ब्लड का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ लेदर, फोटोग्राफिक मेथड एंड डाई एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है इसका इसका जो यूज़ है वो आपका ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट, और ये थोड़ा सा कट गया है, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। या ये थर्ड इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, स्टूडेंट्स यू नो दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ 100%, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो 100% होती है। बट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ लेस दैन 50% और 50, ठीक है। यानी कि किसी किसी के लिए 50 भी हो सकती है और लेस दैन 50 भी होती है, ठीक है। तो अब सपोज़ करो हमने यहाँ पर 2 बीकर लिए, एक बीकर में हमने प्योर वाटर में हमने एसिटिक एसिड जो कि आपका वीक है उसको ऐड करा, तो उसके लिए जो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आई वो 50% आई, ठीक है। फिर एक अनदर बीकर था, उसमें पहले से ही क्या था कि HCl प्रेजेंट था, और HCl किस में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। फिर हमने इसमें क्या डाला, एसिटिक एसिड डाला। अब जब एसिटिक एसिड इसमें टूटा, जब इसमें ब्रेक डाउन हुआ तो उसके लिए अल्फ़ा की जो परसेंटेज है 50% आई, क्योंकि वो हमने वाटर में डाला था, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, तो इसलिए इसका अल्फ़ा जो है 50% आया। लेकिन अगर हम जब एसिटिक एसिड सोल्यूशन को एक ऐसे सोल्यूशन में डालें कि जिसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट हो, H आयन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जो वीक एसिड है उसका जो आपका डिसोसिएशन है, ठीक है, वो आपका पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। यानी कि पहले ये 50% था तो अब ये 30% हो गया। क्यों? क्योंकि CH3COOH किस किस से मिलकर बना है, किस किस में इसका डिसोसिएशन होगा, CH3COO निगेटिव आयन में और H पॉजिटिव आयन में, और H पॉजिटिव आयन पहले से ही सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में इसका जो आपका डिसोसिएशन है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। यही आपका कहलाता है
common ion effect. When a weak electrolyte is dissolved in a solution containing its own ion, then its dissociation is decreased, which is known as common ion effect. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, द स्प्रिंगलेस सॉल्युबल साल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे आर फेबली सॉल्युबल इन वाटर. स्प्रिंगलेस सॉल्युबल साल्ट क्या है? स्प्रिंगलेस सॉल्युबल साल्ट का मतलब होता है कि जो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट में सॉल्युबल होता है और बाकी उसकी इनसॉल्युबल अमाउंट रह जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि the springly soluble salt when dissolved in water they are feebly soluble in water and their solubility is determined with the help of a solubility product of the salt. कोई एक हमने ऐसा साल्ट लिया जो कि वाटर में बहुत ही फेबली सॉल्युबल है या स्प्रिंगली सॉल्युबल है, ठीक है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है मतलब कि बहुत ही कम सॉल्युबल है. तो उसकी जितनी अमाउंट सॉल्युबल हो जाती है, उस साल्ट की जितनी अमाउंट आपकी सॉल्युबल हो जाती है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी यानी कि कितनी अमाउंट इसकी सॉल्युबल हो गई, हम उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं. यही आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है. यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसा मेजरमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीजिए AgCl. AgCl एक स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट होता है. जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये Ag पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में सॉल्युबल हो जाता है और टूट जाता है. अब इतना तो हमारा ये सॉल्युबल हो गया, लेकिन ये क्या है? ये हमारा इनसॉल्युबल रह गया, ये सॉल्युबल नहीं है. तो यहाँ पर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल के बीच में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया. सपोज करो हमने AgCl के 1 मोल लिए थे और उसमें से क्या था कि जब हमने स्टार्टिंग में इसको डिज़ोल्व करा तो इसके 0 मोल बने, इसके 0 भी मोल बने, क्योंकि अभी सॉल्युबल हुआ नहीं था ये. उसके कुछ समय बाद क्या हुआ कि 1 में से S मोल जो हैं वो आपके सॉल्युबल हो गए. तो जब इसमें से S मोल आपके सॉल्युबल हो गए तो कितने बने? Ag पॉजिटिव के भी S मोल सॉल्युबल हो गए और इसके भी S मोल बने आपके, यानी कि सॉल्युबिलिटी में आ गए. अब क्या करना है? हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें. तो K इजिकल टू निकालेंगे, जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट वाला नीचे लिखते हैं. तो K इजिकल टू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यानी कि एक्टिव मास ऑफ Ag पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ Cl निगेटिव अपॉन एक्टिव मास ऑफ AgCl. अब क्या है कि AgCl एक स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट था, यानी कि बहुत ही कम सॉल्युबल हो रहा था ये. तो जितना सॉल्युबल होना था ये उतना सॉल्युबल हो गया. अब बाकी अमाउंट क्या हो गई? इसकी कांस्टेंट हो गई, यानी कि अब ये और सॉल्युबल नहीं होगी. तो इसको क्या मान लेते हैं हम? इसको मान लेते हैं हम एक कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट जो है वो इधर की साइड चला जाता है, तो ये हो जाता है K एक्टिव मास ऑफ AgCl इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ag पॉजिटिव एक्टिव मास ऑफ Cl निगेटिव. अब ये K और ये एक्टिव मास ऑफ AgCl ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए, तो हमने इसको नाम दे दिया KSP. ओके, यानी कि KSP इक्वल हो गया आपका एक्टिव मास ऑफ Ag पॉजिटिव और एक्टिव मास ऑफ Cl निगेटिव, ठीक है. जहाँ पर S जो है वो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट है. S क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट. और KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट है. तो KSP आपका इक्वल हो जाता है, यानी कि Ag का कितना बना था? S और Cl निगेटिव का कितना बना था? S. तो KSP आपका इक्वल हो गया S इंटू S, यानी कि KSP इक्वल हो गया आपका S स्क्वायर के, और S इज इक्वल टू हो गया रूट KSP के. तो ये हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. यानी कि किसी भी साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है. ओके. अब एक इक्वेशन दी गई है यहाँ AS2S3 प्लस H2O रिवर्सिबल एरो 2AS पॉजिटिव 3 प्लस 3S निगेटिव 2. ओके, इनकी बैलेंस करके हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा हुआ है. अब क्या होता है कि AS2 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड जो है उसके 1 मोल में से S मोल क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं. 2S पॉजिटिव 3 के कितने मोल बनते हैं? 2S मिलते हैं, क्योंकि अगर AS पॉजिटिव 3 होता तो इसका 1 मोल बनता है. जब यहाँ पर AS पॉजिटिव 3 2 हैं तो यहाँ पर इसके 2 ही मोल बनेंगे, यानी कि सॉल्युबल होंगे. तो ये हो गया आपका 2S. सल्फाइड आयन का भी S मोल सॉल्युबल है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी हमने 3 लिख दिया. KSP की वैल्यू हमने निकाली, तो AS पॉजिटिव 3 का एक्टिव मास कितना हो जाएगा? कि इसका स्क्वायर आ जाएगा.
एक्टिव मास ऑफ S नेगेटिव 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 3 हो जाएगी आपकी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, AS पॉजिटिव 3 की वैल्यू कितनी है, इसकी है 2S, और S नेगेटिव 2 की वैल्यू कितनी है 3S, तो वो ये हमने यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। तो यानी कि 2S का स्क्वायर हो गया और 3S का क्यूब हो गया। 2S का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 4S स्क्वायर आ गया, 3S का हमने क्यूब करा तो 27S क्यूब आ गया, तो ये आ गया है आपका 108S की पावर 5। ओके, ये इसकी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आ गया इस रिएक्शन के लिए। इसी तरह आपको इस रिएक्शन के लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है और इस रिएक्शन के लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस वाली रिएक्शन के लिए है और ये आपका नीचे वाली रिएक्शन के लिए है। नेक्स्ट इस रिएक्शन के लिए भी आपको इसी तरह से सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है और सॉल्बिलिटी निकालनी है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका pH स्केल। pH स्केल क्या है, ए स्केल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ H आयन कंसनट्रेशन वाज गिवन बाय सोरेनसन, ठीक है। यानी कि किसी भी H आयन कंसनट्रेशन को डिटर्मिनेशन करने के लिए जो स्केल है यानी कि pH स्केल है वो सोरेनसन ने दिया था। pH क्या होती है, pH में बी डिफाइन एज ए निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ कंसनट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का जो निगेटिव लॉगरिथम होता है हम उसको pH बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि pH इक्वल होता है आपके pH, ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। pH इक्वल होता है आपके माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन के, POH इक्वल होता है आपके माइनस लॉग OH आयन कंसनट्रेशन के, ठीक। और pKW इक्वल होता है आपका माइनस लॉग KW के। इन प्योर वाटर आपको पता है प्योर वाटर में क्या होता है, प्योर वाटर के लिए KW इक्वल होता है कंसनट्रेशन ऑफ H आयन प्लस कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन निगेटिव। अब क्या करना है कि इस रिएक्शन का दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो जब हमने इसका लॉग लिया तो ये हो गया आपका लॉग KW इज इक्वल टू लॉग H आयन कंसनट्रेशन प्लस लॉग OH आयन कंसनट्रेशन। ओके, अब क्या करना है कि इसी को दोनों तरफ से इसकी जो है वो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो माइनस लॉग KW इक्वल हो गया माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन प्लस माइनस लॉग OH आयन कंसनट्रेशन। माइनस लॉग KW किसके इक्वल होता है, PKW के। माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन किसके इक्वल होता है, PH के। और माइनस लॉग OH आयन कंसनट्रेशन किसके इक्वल होता है, POH के। तो यहाँ पर PH आयन प्लस POH आयन इक्वल हो गया किसके, PKW के। तो ये हो गया आपका PH प्लस POH इज इक्वल टू 10⁻⁴। और PH प्लस POH इक्वल होता है माइनस लॉग KW के। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू हो गया माइनस लॉग 10⁻⁴ के, यानी कि KW की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर आ जाता है ये PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, यानी कि लॉग 14 को हम इधर ले आते हैं, लॉग 10 हो जाता है ये 14 लॉग 10। और PH प्लस POH इक्वल हो गया आपके 14 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 आई आपकी 1। तो PH प्लस POH निगेटिव इक्वल हो गया आपके 14 के। pH डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इन केस ऑफ प्योर वाटर यानी कि H2O किस में ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। H आयन आपको पता है H आयन कंसनट्रेशन कितनी होती है प्योर वाटर में, वो होती है 10⁻⁷ की। तो pH इक्वल हो गया माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन के एंड pH इक्वल हो गया माइनस लॉग 10⁻⁷ की। तो pH इक्वल हो जाएगा आपका, ये 7 आपका इधर आ जाएगा लॉग के सामने। तो pH इज इक्वल टू हो गया 7 लॉग 10 की, और लॉग 10 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो pH इज इक्वल टू हो जाता है 7 की, यानी कि प्योर वाटर की जो pH होती है वो आपकी 7 होती है। ओके, अब आता है कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH हम कैसे निकालते हैं, जब उसकी कंसनट्रेशन गिवन होती है। तो इन स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि H2SO4, HCl और HNO3। अब क्या है, क्वेश्चन है 0.01 m HCl की pH हमें कैलकुलेट करनी है। HCl डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में, और स्टार्टिंग में HCl की कंसनट्रेशन C थी, इनकी 0 थी और ये 0 थी, बट आफ्टर सम टाइम इसकी कंसनट्रेशन आपकी 0 हो गई HCl की, क्योंकि वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया। और H आयन की कंसनट्रेशन कितनी बन गई, C, और क्लोराइड आयन की भी C बन गई, यानी कि H
पॉजिटिव, यानी कि एच आयन कंसनट्रेशन सी आ गई आपकी, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है, कंसनट्रेशन कितनी दी गई है, 0.01 है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी एच कंसनट्रेशन ऑफ एच आयन इक्वल है 0.01 mK, और हम इसको लिख सकते हैं 10⁻²। फॉर्मूला लगाइए एच आयन pH निकालने का, तो pH इजिकल टू माइनस लॉग एच आयन। एच आयन की वैल्यू कितनी आई है, 10⁻², रख दीजिए माइनस लॉग 10⁻²। ये 2 आपका इधर आ जाएगा लॉग की तरफ, तो यानी कि 2 इंटू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू आपकी होती है 1, तो इसके लिए pH आ गई आपकी 2। इसी तरह से कैलकुलेट द pH ऑफ H2SO4। इसकी देखिए H2SO4 टूटता है आपका 2 पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव 2 में। यहाँ पर जो है वो एच आयन की कंसनट्रेशन यानी कि सी दी गई है 0.001 m। अब क्या है कि उन्होंने 1 मोल एच आयन की कंसनट्रेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर एच आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2C हो रहे हैं। 1C की कंसनट्रेशन कितनी है, 0.001, यानी कि सी जो दी गई है वो आपकी 0.001 दी गई है, लेकिन यहाँ पर एच आयन कितने हैं, 2C हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻³ ये किसकी वैल्यू आ गई, एच आयन कंसनट्रेशन की। लगा दीजिए फॉर्मूला pH इजिकल टू माइनस लॉग एच आयन कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर में है इस केस में इसका भी हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस 3 लॉग 10, ठीक है, माइनस लॉग 2 प्लस 3 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका माइनस लॉग 2 प्लस 3। ये जो 3 है वो आपका इधर की साइड में आकर प्लस में हो जाता है और इसमें से माइनस हो जाता है लॉग 2, तो ये हो जाता है आपका 3 माइनस लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0.3010, तो ये आपकी pH आ जाती है 2.6990। ओके, इसी तरह से आपका ये एक ये क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 m H3PO4 सोल्यूशन, ठीक है, H3PO4 सोल्यूशन। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, ये यहाँ पर मैंने दे दिया है, इसको आपको खुद एक बार सॉल्व करके देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एच आयन कंसनट्रेशन आएगी वो एच आयन के यानी कि 3 आएगी, तो यानी कि आपकी जो कंसनट्रेशन सी दी गई है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस लॉग 3 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस लॉग 3, और लॉग 3 की वैल्यू आपकी होती है 0.4771, तो ये आंसर आ जाता है आपका 2.5229। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए अगर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की हम pH कैसे निकालेंगे। अब ये बेस दे रखा है 0.0 m NaOH, यानी कि ये OH आयन कंसनट्रेशन देता है, तो NaOH ने कितने OH आयन दिए, 1 OH आयन दिए, यानी कि कंसनट्रेशन 1, ठीक है। तो पहले आप OH निकाल लीजिए, OH इक्वल है C के, और C दी गई है 0.001 के, यानी कि 10⁻³ तो POH कैसे निकालेंगे, POH के लिए आप उसके अपोजिट फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। OH की कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻³, तो माइनस लॉग 10⁻³, ये 3 जो है वो आपका इधर की साइड में आ जाता है, और ये हो जाता है 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो POH आपकी आ गई 3। जब POH आपकी 3 है तो आपको पता है कि H आयन कंसनट्रेशन प्लस OH आयन कंसनट्रेशन किसके इक्वल होता है, 14 के, यानी कि pH प्लस POH इक्वल होता है आपका pKW के। pKW की वैल्यू 14 है और POH की वैल्यू आपकी 3 है, pH की निकल जाएगी, तो ये हो जाता है आपका pH इजिकल टू 14 माइनस 3, यानी कि pH इजिकल टू आपका 11 आ गया। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी NCERT की एक्सरसाइज यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट इनका PDF बनाकर सेंड कर दूंगी, वो आप अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश है, और नेक्स्ट टर्न पर हम आपका जो चैप्टर 3 था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला, उसकी PDF मैं आपको सेंड करूँगी। वो टोटल आपका थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो आपकी क्वेरी होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।